द हार्ट ऑफ सिलिकॉन वैली एक कंपनी स्टार्ट होती है। इस इंटेंस पैशन में इयान गिबन्स ने सुसाइड कर लिया। लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है एक हीरो की, और वो थे वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक इन्वेस्टिगेटर जॉन कैरियो। एलिजाबेथ होम अगर किसी से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड थी तो वो थे स्टीव जॉब्स। उसका ड्रेस कोड, स्टेज प्रेजेंटेशन स्टाइल, कंट्रोल्ड बॉडी लैंग्वेज, इवन कि उसकी डीप वॉइस भी फेक थी। वो चाहती थी कि लोग उसे द नेक्स्ट स्टीव जॉब्स समझे, एक विजनरी टेक आइकन जो दुनिया चेंज करने वाली हो। वो थेरानोस की मार्केटिंग मीटिंग्स भी स्टीव जॉब्स की तरह ही वेडनेसडे को रखती थी। इवन उसने वही मार्केटिंग फिल्म यूज की जो एप्पल INC यूज करती थी, ताकि ब्रांडिंग भी एप्पल कंपनी जैसी ही लगे। उसका फोकस प्रोडक्ट से ज्यादा नैरेटिव और इमेज पर था। इसी ऑब्सेशन की वजह से उसने थेरानोस में एप्पल के एक्स एम्प्लॉयज को हायर करना शुरू कर दिया, जैसे एना एरियोला जो आईफोन की डिजाइन आर्किटेक्ट थी, एंड एप्पल के फॉर्मर सॉफ्टवेयर चीफ और स्टीव जॉब्स के करीबी दोस्त एवी टेवेनियन, जिनको एलिजाबेथ ने थेरानोस के बोर्ड में शामिल कर लिया। इस सब का मकसद क्लियर था, इन्वेस्टर्स को ये सिग्नल देना कि थेरानोस नेक्स्ट सिलिकॉन वैली टेक जायंट बनने वाली है। बोर्ड में पॉलिटिकल और मिलिट्री बैकग्राउंड वाले मेंबर्स पहले ही थे, अब एप्पल कनेक्शन भी ऐड हो चुका था। लेकिन कुछ टाइम बाद एवी टेवेनियन को थेरानोस की रियलिटी का अंदाजा होना शुरू हो गया, एंड जब उन्होंने टेक्निकल सवाल उठाए तो एलिजाबेथ ने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया, और फिर आखिरकार उन्होंने भी थेरानोस से रिजाइन कर दिया। ये एक पैटर्न था, जो भी ज्यादा क्वेश्चंस करता या तो इग्नोर होता या सिस्टम से निकाल दिया जाता। जब 2013 में एलिजाबेथ ने अपनी मशीन एडिसन लॉन्च की तो वो भी प्रॉपर्ली काम नहीं करती थी। डिवाइस में हाई एरर थे और टेस्ट रिलायबल नहीं थे, फिर भी उसने कॉन्फिडेंस के साथ प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। इसका ये तरीका भी स्टीव जॉब्स से ही इंस्पायर्ड था। जब फर्स्ट आईफोन बना तो उसमें भी कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी एंड कई ऐसे एरर्स थे जिसकी वजह से वो लॉन्च के लिए बिल्कुल भी रिलायबल नहीं था, बट स्टीव जॉब्स ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उसे लॉन्च कर दिया एंड इसे टाइम के साथ इम्प्रूव कर लिया। लेकिन डिफरेंस ये था कि एप्पल का आईफोन एक कंज्यूमर्स प्रोडक्ट था, लेकिन एलिजाबेथ ने यही फार्मूला सीधा मेडिकल डिवाइस पर अप्लाई कर दिया। उसने एक ब्लड टेस्टिंग मशीन को आईफोन से कंपेयर किया। अगर कभी आईफोन क्रैश हो जाए तो इनकन्वीनियंस होती है, बट अगर ब्लड टेस्ट गलत हो जाए तो पेशेंट की ट्रीटमेंट भी गलत हो सकती है एंड जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। एलिजाबेथ को लगता था कि टाइम के साथ एडिसन भी इम्प्रूव हो जाएगी और जितने क्लेम उसने किए हैं वो सब सच हो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो रियलिटी को इग्नोर कर रही थी। जिस डिवाइस की इम्प्रूवमेंट का वो सोच रही थी वो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल था। स्टीव जॉब्स ने भी बोर्ड लॉन्चेस किए थे, लेकिन एप्पल के पास रियल वर्किंग टेक्नोलॉजी थी, बट थेरानोस के पास एक इम्पॉसिबल विजन। एंड में ये ऑब्सेशन एक स्ट्रेटेजी नहीं एक फ्रॉड बन गई। वो स्टीव जॉब्स जैसी दिख तो सकती थी, लेकिन स्टीव जॉब्स जैसी टेक्नोलॉजी बिल्ड नहीं कर पाई, एंड यही थेरानोस के डाउनफॉल की मेन रीजन बनी। February 4, 2014 को PFM ने 96 मिलियन थेरानोस में इन्वेस्ट किए। इस फंडिंग राउंड ने थेरानोस की वैल्यूएशन $9 बिलियन तक पहुंचा दी। फोर्ब्स ने एलिजाबेथ होम्स को वर्ल्ड्स यंगेस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनियर डिक्लेयर कर दिया। उस वक्त उसकी नेटवर्थ 4.5 बिलियन एस्टिमेट की गई, क्योंकि वो कंपनी के ऑलमोस्ट 50% स्टेक्स ओन करती थी। मीडिया नैरेटिव फुल स्पीड पर था, यंग फीमेल स्टीव जॉब्स ऑफ हेल्थ केयर। इसी दौरान उसने वॉल्टर और कॉक्स जैसी पावरफुल अमेरिकन फैमिली से भी ऑलमोस्ट 400 मिलियन रेज किए। लेकिन यहाँ रियलिटी और स्टोरी में जमीन और आसमान का फर्क था। एलिजाबेथ और सनी बलवानी ने इन्वेस्टर को जो रेवेन्यू प्रोजेक्शन दिखाए वो ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करते थे। डॉक्यूमेंट्स में क्लेम था कि 2014 में थेरानोस 100 मिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करेगी, बट रियलिटी में 2014 में कंपनी ने मुश्किल से अराउंड $1 लाख अर्न किए थे। डिफरेंस सिर्फ नंबर का नहीं था, बल्कि पूरा बिजनेस मॉडल ही फ्रॉड पर खड़ा था। फिर एंट्री होती है एक अनएक्सपेक्टेड इंसान की, टाइलर शर्ट्स। टाइलर ने लैब में काम करते हुए देखा कि कैसे एडिसन फेल हो चुकी है और एलिजाबेथ का ड्रीम कभी रियलिटी बन ही नहीं सकता, बट इस सब के बावजूद भी कंपनी लगातार इन्वेस्टर से झूठ बोल रही थी। उसने एलिजाबेथ को डायरेक्ट ईमेल लिखी और सीरियस कंप्लेन की, बट एलिजाबेथ ने वो ईमेल सनी बलवानी को फॉरवर्ड कर दी। रिप्लाई में सनी बलवानी ने टाइलर को एक इंसल्टिंग ईमेल भेजा
जिसमें उसे कहा गया कि तुम्हें मेडिकल का MB नहीं आता और तुम एरोगेंस दिखा रहे हो। टाइलर ने ये बात अपने ग्रैंडफादर से भी करने की बहुत कोशिश की, बट वो भी एलिजाबेथ की बातों में आ चुके थे एंड उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। प्रेशर इतना इंटेंस हो गया कि टाइलर को उसी दिन रिजाइन करना पड़ा। ये एक टर्निंग पॉइंट था। जब इंटरनल लोग सच बोलने लगते हैं और उन्हें चुप कराया जाता है तो वहीं से कंपनी के डाउनफॉल का काउंटडाउन शुरू होता है। 2014 में रेगुलेटर्स को भी मिसलीड करने का सिस्टम चल रहा था, जब CMS या FDA प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग सैंपल्स भेजते ताकि चेक कर सके कि लैब एक्यूरेट है या नहीं, तो थेरानोस उन सैंपल को अपनी मशीन एडिसन पर रन ही नहीं करते। सैंपल को सीक्रेटली स्प्लिट करके साइमस की कमर्शियल मशीन पर टेस्ट किया जाता, फिर वही एक्यूरेट रिजल्ट्स रेगुलेटर्स को भेज दिए जाते ताकि लगे कि एडिसन परफेक्टली काम कर रही है। ये सिर्फ डिसेप्शन नहीं बल्कि रेगुलेटरी फ्रॉड था। साथ ही एलिजाबेथ ने पब्लिक और इन्वेस्टर को भी ये क्लेम किया कि थेरानोस की मशीन US मिलिट्री के जरिए अफगानिस्तान में यूज हो रही है और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से सिग्निफिकेंट रेवेन्यू आ रहा है, जबकि ग्राउंड रियलिटी ये थी कि 2014 तक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट से सिर्फ अप्रोक्सीमेटली $3 लाख ही आए थे और मशीन कभी बैटलफील्ड में यूज ही नहीं हुई थी। स्टार्टिंग में मिलिट्री ने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन जब परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी क्वेश्चनेबल लगी तो उन्होंने आगे बढ़ना ठीक नहीं समझा। बाहर से तो कंपनी अनस्टॉपेबल लग रही थी, $1 बिलियन वैल्यूएशन, मीडिया प्रेज, एलाइट इन्वेस्टर्स, बट अंदर से क्रैक्स दिखना शुरू हो गए थे। ये सब साइंस थे कि पहले हवा का रुख बदलता है फिर तूफान आता है। थेरानोस में हवा 2014 में ही बदल चुकी थी, बस दुनिया को अभी तक पता नहीं था। इस कहानी में हीरो की एंट्री होती है। जॉन कैरियो, जो कि उस वक्त द वॉल स्ट्रीट जर्नल में इन्वेस्टिगेट रिपोर्टर थे, उन्हें एक एनोनिमस कॉल आती है। कॉल करने वाले ने ऐसी बातें बताई कि जॉन लिटरली शॉक्ड रह गए। $1 बिलियन स्टार्टअप थेरानोस और उसके CEO एलिजाबेथ होम, जो कि हेल्थ केयर को रेवोल्यूशनाइज करने का क्लेम कर रहे हैं, रियलिटी में बहुत कुछ छुपा रहे हैं। थेरानोस के पर्दों के पीछे एक बहुत बड़ा सच छुपा है। ढूंढ सको तो ढूंढ लो। कॉल के बाद कैरियो ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने थेरानोस के एक्स एम्प्लॉय से बात करने की कोशिश की, लेकिन सब डर रहे थे क्योंकि अगर कोई सच बोलता तो उस पर लॉ सूट्स किया जा सकता था। थेरानोस की लीगल टीम बहुत एग्रेसिव थी और लोग अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो चुप रहकर झूठ को और नहीं छुपा सकते थे। कैरियो थेरानोस के फॉर्मर लैब डायरेक्टर एडम रोजनब्रोक के पास गए। एडम बहुत डरे हुए थे क्योंकि एलिजाबेथ ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हायर किए थे जो कि एक्स एम्प्लॉयज की सर्विलियंस करते थे। फोन टैप हो रहे थे, लोगों का पीछा किया जा रहा था, लेकिन इतने प्रेशर के बावजूद एडम ने सच बोल दिया। उन्होंने कंफर्म किया कि एलिजाबेथ का सो कॉल्ड रेवोल्यूशनरी डिवाइस एडिसन प्रॉपर्ली काम ही नहीं करता। कंपनी सीक्रेटली सीमेंस की कमर्शियल मशीन्स यूज कर रही है और इन्वेस्टर से बात छुपाई जा रही है। ये सुनकर जॉन और भी ज्यादा क्यूरियस हो गए। फिर उन्होंने उन यंग एम्प्लॉयज को ढूंढना शुरू किया जो कि कंपनी छोड़ चुके थे और जिनको अंदर के बारे में बहुत कुछ पता था। कैरियो सीक्रेटली टाइलर शर्ट से मिले। टाइलर ने बताया कि कैसे इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है और कैसे उसने अपने ग्रैंडफादर जॉर्ज शर्ट्स को वार्न करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। टाइलर को पता था कि थेरानोस का प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर उन पर नजर रख रहा है, इसलिए उसने फेक आइडेंटिटी बनाई, टेम्परेरी फोन खरीदा और कैरियो से बात करना शुरू किया ताकि थेरानोस के लॉयर्स और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स उसकी कॉल्स ट्रेस ना कर सके। उनकी मीटिंग्स पार्किंग गैराज और डिनर्स में होती ताकि इन्वेस्टिगेटर उन्हें पकड़ ना पाए। टाइलर इतना डर चुका था कि कभी कभी अपने घर के बाहर झाड़ियों में छुपकर बात करता। फिर आई एरिका चियोंग। उसने कंफर्म किया कि मशीन के रिजल्ट्स इतने इनएक्यूरेट थे कि पेशेंट की जान खतरे में डाली जा रही थी। साथ ही एरिका पर भी लगातार सर्विलियंस हो रही थी। वो कंपनी छोड़कर अपने एक दोस्त के घर चली गई जिसका एड्रेस किसी को भी नहीं पता था। थेरानोस के लॉयर्स ने उसे वार्न करने के लिए वहाँ भी एक लेटर भेज दिया। उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर था, तुम कहीं भी छुप जाओ, हम तुम्हें आखिर ढूंढ ही लेंगे। एरिका को लगता था कि उसका फोन हैक हो रहा है। एक साल तक उसने टेम्परेरी फोन यूज किया। इवन वो थेरानोस लव्स बोलने से भी डरती थी। बट कैरियो ने सिर्फ इनसाइडर्स की बात पर रिलाय नहीं किया। उन्होंने फीनिक्स और एरिज़ोना के डॉक्टर्स और पेशेंट्स से भी बात की। उन्होंने रोशा गिबन्स से बात की जो कि थेरानोस के चीफ साइंटिस्ट इयान गिबन्स की वाइफ थी। इयान प्रेशर और झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाए और आखिरकार सुसाइड कर लिया। जब रोशल ने सच बोला तो थेरानोस के लॉयर्स ने उन्हें भी थ्रेटन किया, लेकिन फिर भी उन्होंने जॉन कैरियो की मदद की। स्टैनफोर्ड की प्रोफेसर फिलिस गॉर्डनर ने भी कंफर्म किया कि उन्होंने सालों पहले ही एलिजाबेथ को वार्न किया था कि ये टेक्नोलॉजी इम्पॉसिबल है, बट एलिजाबेथ ने उन्हें एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस से देखा, जैसे उसे लगता था कि उसे सब आता है और उसे उनकी एक्सपर्टीज पर कोई यकीन
भी नहीं। इस सब के बीच एलिजाबेथ को जॉन कैरियो की इन्वेस्टिगेशन का पता चल गया। वो सीधा वॉल स्ट्रीट जर्नल के ओनर रूपर्ट मर्डोक के पास गई, जो खुद $125 मिलियन थेरानोस में इन्वेस्ट कर चुके थे। उसने उनसे प्राइवेट मीटिंग की, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन रोकने की रिक्वेस्ट की, लेकिन रूपर्ट ने सीधा मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो कैरियो पर ट्रस्ट करते हैं और एडिटोरियल इंडिपेंडेंस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये एलिजाबेथ के लिए सबसे बड़ा झटका था। आखिरकार 15 अक्टूबर 2015 को आर्टिकल पब्लिश हुआ, हॉट स्टार्टअप थेरानोस हैज स्ट्रगल्ड विद इट्स ब्लड टेस्ट टेक्नोलॉजी। इस आर्टिकल ने पूरी सिलिकॉन वैली को हिला कर रख दिया। उस दिन शाम को एलिजाबेथ CNBC के शो मैड मनी पर गई। होस्ट ने जब आर्टिकल के रिलेटेड पूछा तो एलिजाबेथ ने वो लेजेंडरी लाइन बोली जो आज भी बहुत फेमस है। This is what happens when you work to change things, and first they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. उसने वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल को गलत कहा और क्लेम किया कि उन्होंने जर्नल को 1000 पेजेस के डॉक्यूमेंट भेजे थे, जिन्हें उन्होंने इग्नोर कर दिया। And I have to say, I personally was shocked to see that the journal would publish something like this when we had sent them over 1,000 pages of documentation demonstrating that the statements in their piece were false. But वेबसाइट पर थेरानोस फैक्ट्स पब्लिश किया और इस सब को जेलस एक्स एम्प्लॉइज का प्रोपेगेंडा बताया, लेकिन रियलिटी और भी ज्यादा डार्क थी। आर्टिकल पब्लिश होने से थोड़े टाइम पहले FDA ने सरप्राइज इंस्पेक्शन की और उनके नैनोमीटर को अनक्लियर्ड मेडिकल डिवाइस डिक्लेयर कर दिया। एलिजाबेथ ने पब्लिक में कहा कि फिंगर प्रिक टेस्टिंग उन्होंने खुद रोकी ताकि FDA से अप्रूवल मिल सके, जबकि रियलिटी में उन्हें FDA की तरफ से ही फोर्स किया गया था और हर्पस के अलावा बाकी जितने भी टेस्ट मशीन कर सकती थी सब पर बैन लगा दिया। जब सवाल उठने लगे कि हेनरी किसिंगर और जॉर्ज शर्च जैसे लोग बोर्ड पर क्या कर रहे हैं जब उन्हें मेडिकल साइंस तक नहीं आती, तो एलिजाबेथ ने एक चाल चली। उसने इन हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से हटाकर बोर्ड ऑफ कंसीलर्स में डाल दिया ताकि वो इन्वेस्टिगेटर्स को दिखा सके कि हम चेंज कर रहे हैं। उसने वादा किया कि वो मेडिकल एक्सपर्ट्स को बोर्ड पर लाएगी और सही डाटा पब्लिश करेगी, बट अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वॉलग्रीन्स के एग्जीक्यूटिव्स ने एलिजाबेथ के साथ इमरजेंसी मीटिंग की और पार्टनरशिप खत्म कर दी। जुलाई 2016 में CMS ने कैलिफोर्निया लैब का लाइसेंस रिवोक कर दिया और एलिजाबेथ को 2 साल के लिए किसी भी ब्लड टेस्टिंग लैब ऑपरेट करने से बैन कर दिया। ये इंडस्ट्री में डेथ पेनल्टी मानी जाती है, बट एलिजाबेथ अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। जब लैब्स बंद हो गई तब उसने सोचा कि अगर लैब नहीं चलाई जा सकती तो क्यों न मशीन बेची जाए। अगस्त 2016 में उसने अमेरिकन एसोसिएशन फॉर क्लिनिकल केमिस्ट्री कॉन्फ्रेंस में एक नई मशीन इंट्रोड्यूस की जिसे मिनी लैब नाम दिया गया। उसने दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि देखो हमारे पास अभी भी टेक्नोलॉजी बाकी है, लेकिन वहाँ बैठे साइंटिस्ट कोई बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने देखा कि एलिजाबेथ ने कोई रियल डेटा प्रेजेंट नहीं किया, बस अपनी मार्केटिंग की है और ये अटेम्प्ट बुरी तरह फेल हो गया। TFM जिन्होंने थेरानोस में $96 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, उन्होंने भी एलिजाबेथ पर कोर्ट में लॉ सूट फाइल कर दिया और थेरानोस को उन्हें भी पैसे वापस करने पड़े। साथ ही एलिजाबेथ पर लोगों को झूठे ऐड दिखाने का भी केस हुआ। अप्रैल 2017 में थेरानोस को $4.65 मिलियन वापस करने पड़े उन लोगों को जिन्होंने वो 40 टेस्ट करवाए थे। पैसा खत्म हो रहा था और इनकम बिल्कुल जीरो थी। अक्टूबर 2016 में 340 एम्प्लॉइज को निकाला गया था और अब जनवरी 2017 में भी 155 और लोगों की नौकरी चली गई। आहिस्ता आहिस्ता वो ऑफिस गोस्ट टाउन बन गया जहाँ कभी 800 से भी ज्यादा लोग काम करते थे। जून 15, 2018 को एलिजाबेथ और सनी बलवानी पर क्रिमिनल वायर फ्रॉड के चार्जेस लगाए गए एंड उसी दिन एलिजाबेथ होम ने भी ऑफिशियली CEO की पोजीशन से रिजाइन कर दिया। फाइनली स्टोरी का एंड हुआ। नए CEO डेविड टॉयलर ने कोशिश की कि कंपनी बिक जाए, लेकिन 80 से भी ज्यादा बायर्स ने मना कर दिया। कोई भी अब इस कंपनी को बाय करने के लिए तैयार ही नहीं था। सितंबर 4, 2018 को शेयर होल्डर्स को ईमेल भेजी गई कि थेरानोस अब ऑफिशियली डिसॉल्व हो रही है। क्रेडिटर्स को पैसे देने के लिए बची हुई चीजें भी बेच दी गई। कंपनी की वो $9 मिलियन की वैल्यूएशन अब जीरो हो चुकी थी। एलिजाबेथ और सनी बलवानी दोनों का ट्रायल हुआ। एलिजाबेथ को पेशेंस के साथ फ्रॉड करने के लिए गिल्टी पाया गया और उसे 11 साल 2 महीने की जेल हुई। बट शॉकिंगली एलिजाबेथ को पेशेंस के साथ फ्रॉड के चार्जेस से फ्री कर दिया गया। बट इस सब के कंपेयर में सनी बलवानी को इन्वेस्टर्स और पेशेंस के साथ फ्रॉड के लिए 13 साल की जेल हुई। एंड शॉकिंग बात ये थी कि एलिजाबेथ आज तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उसने फ्रॉड किया था। वो अब भी कहती है कि अगर उसे टाइम मिलता तो वो अपनी मशीन इम्प्रूव करके दुनिया बदल देती।